नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे, जहां आपको मिलते हैं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो इसी नोट पे आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हारजीत नॉवल का पार्ट 16, और ये इस नॉवल का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाकी के 15 पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन की लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हारजीत नॉवल का पार्ट 16। बेडरूम में जाकर लड़की ने सबसे पहले अपनी सैंडलें उतारी, फिर कटे हुए बालों में से हेयर पिन और क्लिप निकाले, फिर स्कीवी उतारकर उसे बहुत सलीके से तय करके एक कुर्सी पर रखा। फिर दोनों हाथ पीठ पीछे ले जाकर अपनी काले रंग की जालीदार अंगिया के हुक खोले और अंगिया को अपने असाधारण आकार के पृष्ठ स्तनों के ऊपर से उतारकर एक कुर्सी की पीठ पर टांगा। फिर बड़ी कठिनाई से अपनी जीन्स उतारी और उसे दोहरा करके स्कीवी के ऊपर रखा, और फिर अंत में काला अंडरवियर उतारा। डोगरा की पलक नहीं झपक रही थी। वो मुंह बाएं बुत बना सब कुछ देख रहा था। लड़की ने उसे देखकर पलकें फड़फड़ाई, मुस्कुराई। उसने अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर ले जाकर एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और फिर पंजों के बल खड़ी होकर एक बैले डांसर जैसा पोज बनाकर बोली, कैसी लग रही हूँ? शानदार, डोगरा के मुंह से निकला। उसकी भूखी निगाह उसके सांचे में ढले जिस्म के एक एक इंच पर फिर रही थी। करिश्मा साज, अब देखें आप कैसे लगते हैं। डोगरा को शर्म आ गई। उसने कैसा लगना था? वो एक तुलतुल बेडोल जिस्म वाला अधेड़ावस्था भी पार कर चुका आदमी था। उस ताज़ी खिली कली के मुकाबले में उसने तो किसी बिजली गिरे पेड़ का ठूंठ ही लगना था। इधर आओ, उसने आदेश दिया। संपूर्ण नग्नावस्था में छोटे छोटे कदम रखती हुई वो उसकी तरफ बढ़ी। वो काफ़ी समीप आ गई तो डोगरा बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। उसने ऐतराज़ नहीं किया। कितनी देर वो खड़े खड़े ही उसका अंग अंग टटोलता रहा, सहलाता रहा, नोचता रहा। फिर अंत में उसने उसे पीछे पलंग पर धकेल दिया। वो पलंग पर चित लेट गई। उसकी संगमरमर जैसी गोरी बाहें उसके निमंत्रण में फैल गई। डोगरा ने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े अपने जिस्म से अलग किए और फिर उस पर ढेर हो गया। अगले 2 घंटों में लड़की ने उसे जन्नत का नज़ारा करा दिया। वो कमसिन थी लेकिन नादान नहीं थी। वो भोली थी लेकिन ना तजुर्बेकार नहीं थी। मर्द को, खासतौर से डोगरा जैसे मर्द को तृप्त करने के वो सारे लटके जानती थी। वो यूं ही तो मिसेस पिंटो के वैश्यालय की सबसे महंगी कॉलगर्ल नहीं मानी जाती थी। फिर पता नहीं कब डोगरा लड़की के ऊपर से लुढ़क गया और खर्राटे भरने लगा। कोई 2 बजे के करीब उसकी दोबारा नींद खुली। उसने आंखें खोली और एक कोहनी पर उचक कर अपने पहलों में लेटी संध्या की तरफ देखा। वो पलंग पर चित लेटी हुई थी। जो कंबल उसने उड़ा हुआ था वो उसकी कमर के खम से नीचे तक ढलक गया था और उसे उसकी सांसों के साथ बड़े यांत्रिक ढंग से उठते गिरते उसके उन्नत उरोज दिखाई दे रहे थे। बेडरूम में फैली मध्यम नीली रोशनी में उसका जिस्म शीशे की तरह चमक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठ आधे खुले हुए थे और उनमें से उसके मोतियों जैसे दांत नीली रोशनी में खूब चमक रहे थे। डोगरा को फिर अपने में पहले से कहीं ज़्यादा प्रबल काम वासना जागती हुई महसूस हुई। उसने लड़की को जगाया। लड़की में तुरंत प्रतिक्रिया हुई। उसने करवट बदली। उसकी दोनों बाहें उठी और वो लता की तरह उसके साथ लिपट गई। डोगरा ने उसे फिर दबोच लिया। उस वक्त उसके मस्तिष्क में अपनी काम पिपासा शांत करने का इकलौता ख्याल न होता तो रात के सन्नाटे में हुई वो हल्की सी खट की आवाज़ उसने ज़रूर सुन ली होती, जो उसी क्षण बाहर से बाथरूम की खिड़की खोले जाने की वजह से हुई थी। डोगरा कुछ क्षण लड़की को अपने साथ लगाए रहा, फिर वो करवट बदलकर उसके ऊपर आ गया। अब उसका मुंह बाथरूम के दरवाजे की तरफ था। उसे लगा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उसने उसे अपना वहम समझा। उस वहम को दिमाग से निकालकर अभी वो अपनी मुकम्मल तवज्जो लड़की की तरफ कर ही पाया था कि दरवाज़ा पूरा खुल गया और उसे बाथरूम में से बाहर कदम रखता हुआ सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल दिखाई दिया। डोगरा बिजली की फुर्ती से लड़की पर से हटा और उसने एक कुर्सी की पीठ पर तिरस्कुत से पड़े उस ड्रेसिंग गाउन की तरफ छलांग लगाई, जिसकी जेब में उसकी रिवॉल्वर मौजूद थी। मिसेस पिंटो का शायन के इलाके में एक पुराने अंदाज का लेकिन बड़ा आलीशान बंगला था, जहाँ की शाम को वो हमेशा होती थी। शाम को वो कभी कहीं नहीं जाती थी, लेकिन उस रोज़ वो कहीं गई हुई थी। घोरपड़े ने मालूम करके विमल को बताया कि वो किसी की शादी पर गई थी और आधी रात से पहले लौटकर नहीं आने वाली थी। इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी तकदीर अच्छी थी जो मिसेस पिंटो वक्त से पहले वापस आ गई और वो 11 बजे ही लौट आई। मिसेस पिंटो लगभग 50 साल की औरत थी, जिसकी सारी जिंदगी बचपन तक वैश्यावृत्ति के धंधे में गुजरी थी। जब से उसे कंपनी के ओहदेदारों की पैट्रनेज हासिल हुई थी, तब से तो उसका धंधा बहुत ही फूला फला था और वो बहुत संपन्नी नहीं, बहुत दिलेर भी हो गई थी। आखिर उसका बिजनेस कंपनी से था। एक तरह से वो भी काले पहाड़ की प्रजा थी।
उसका 90% धंधा तो कंपनी वालों के लिए ही था। कंपनी का बच्चा बच्चा उसे जानता था और कंपनी के बच्चे बच्चे को वो जानती थी, इसलिए वो घोरपड़े को भी जानती थी। वो जानती थी कि घोरपड़े डोगरा का लेफ्टिनेंट था और डोगरा कंपनी का ओहदेदार था। उसके साथ आए विमल को देखकर वो यही समझी कि वो कंपनी का कोई नया रंगरूट था जिसने कोई इनाम के काबिल काम कर दिखाया था और घोरपड़े उसे वहाँ किसी लड़की के साथ सेक्स करने लाया था। लेकिन मिसिस पिंटो का ख्याल गलत निकला। घोरपड़े ने उससे डोगरा का पता पूछा। तुम डोगरा साहब के खास आदमी हो, मिसेस पिंटो उसे घूरती हुई बोली। तुम्हें अपने बॉस का पता नहीं मालूम? नहीं मालूम, घोरपड़े बड़े सब्र से बोला। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम होगा? तुम्हें ज़रूर मालूम होगा, घोरपड़े खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला। क्यों ज़रूर मालूम होगा? ये तुम्हें मालूम है। वैसे वजह मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो तो बात दूसरी है। मिसेस पिंटो ने व्याकुल भाव से पहलू बदला। आज डोगरा साहब का फ़ोन यहाँ नहीं आया? घोरपड़े फिर बोला। किस लिए? मिसेस पिंटो बोली। उस लिए जिस लिए अक्सर आता है। वो खामोश रही। आज डोगरा साहब के लिए कहाँ लड़की भेजी है तुमने? मैं नहीं बता सकती, मिसेस पिंटो कठिन स्वर में बोली। क्यों नहीं बता सकती? मेरा इन बातों से क्या मतलब? अगर तुम डोगरा साहब का पता जानना चाहते हो तो जाकर किसी और से पूछो ना। और किसी को नहीं मालूम तो फिर डोगरा साहब अपना पता किसी और को नहीं मालूम देना चाहते होंगे। तुम उनके खास आदमी हो। अगर उन्होंने तुम्हें अपना पता खुद नहीं बताया तो जाहिर है कि वे नहीं चाहते कि तुम्हें उनका पता मालूम हो। मेरे से जुबान दराजी मत कर बुढ़िया, घोरपड़े एकाएक हत्थे से उखड़ गया। 1 मिनट में डोगरा साहब का पता बोल, नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। और घोरपड़े ने अपनी जेब से चाकू निकाल दिया। आखिर उसने कालीचरण को, सुलेमान साहब के आदमी को भी तो प्रभावित करना था। मिसेस पिंटो सहम कर एक कदम पीछे हट गई। घोरपड़े, वो तिर विरोधपूर्ण स्वर में बोली, तुम मुझसे इस तरह पेश नहीं आ सकते। मेरा काम खामखा के झमेलों में पड़ना नहीं है। अगर डोगरा साहब ने तुम्हें अपना पता नहीं बताया तो ज़रूर इसकी कोई वजह होगी। बाद में जब उनको पता लगेगा कि तुम्हें उनका पता मैंने बताया था तो ज़रा सोचो वो मेरी क्या गत बनाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी गारंटी की क्या कीमत है? तुम कंपनी के कोई बड़े ओहदेदार थोड़ी ही हो। नहीं हूँ तो हो सकता हूँ। जब हो जाओ तब आना मुझ पर रोप काटने। आ तो मैं अब गया ही हूँ और जिस काम से मैं आया हूँ उसे किए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मिसेस पिंटो, तुम सीधे से नहीं बोलोगी तो डोगरा का पता मैं तुम्हारे हलक में हाथ देकर निकाल लूँगा। और वो दृढ़ कदमों से मिसेस पिंटो की तरफ बढ़ा। मेरे पास ना आना, मिसेस पिंटो दहशत भरे स्वर में बोली। फिर एकाएक वो घूमी और दरवाजे की तरफ लपकी। घोरपड़े बाज की तरह उस पर झपटा। उसने मिसेस पिंटो को बालों से पकड़कर बड़ी बेरहमी से वापस घसीट लिया। फिर उसने चाकू का फल उसके पेट में सटा दिया और कहर भरे स्वर में बोला, बहुत बकवास हो चुकी। 1 सेकंड में डोगरा का पता बोलो वरना पेट फाड़ कर बाहर निकाल दूंगा। बताती हूँ, वो हाफती हुई बोली। घोरपड़े ने उसके बालों से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। होटल नटराज, स्वीट नंबर 412, मेरीन ड्राइव। अगर ये पता गलत हुआ तो जानती हो ना मैं तुम्हारी क्या गत बनाऊंगा। बाय जीसस, डोगरा ने मुझे इसी पते पर लड़की भेजने के लिए कहा था। घोरपड़े ने उसे छोड़ दिया। चलो, वो विमल से बोला। विमल ने इंकार में सिर हिलाया। अब क्या है? घोरपड़े सक पकाया। हमारे यहाँ से निकलते ही ये डोगरा को फ़ोन पर खबर कर देगी कि तुमने इससे जबरन डोगरा का पता बुलवाया है। फिर जब तक हम मेरीन ड्राइव पहुँचेंगे तब तक डोगरा के स्वीट में उल्लू बोल रहे होंगे। ये ऐसी दगाबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये ज़रूर करेगी। मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, मिसेस पिंटो बोली। तुम हमारी पीठ फेरते ही सबसे पहला काम ही यही करोगी। बाय जीसस, मैं शट अप। तो फिर क्या किया जाए? घोरपड़े चिंतित स्वर में बोला। विमल सोचने का अभिनय करने लगा। इसे साथ ले चलें? घोरपड़े ने सुझाव दिया। नहीं, यह खामखा सिरदर्द पालने जैसा काम होगा। तो तुम यहाँ इसके सिरहाने बैठो, मैं मरीन ड्राइव जाता हूँ। अगर इस औरत ने पता गलत बताया हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ फ़ोन कर दूंगा। फिर तुम इसकी मिजाज पुरसी करके दोबारा इससे सही पता पूछना। मैंने सही पता बताया है, मिसेस पिंटो ने फरियाद की। शट अप, बीच में मत बोलो। वो खामोश हो गई। अगर पता सही हुआ तो असल काम, विमल बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, मैं खुद कर लूँगा। असल काम मुझे ही सौंपा गया है। उसके लिए मैंने बताया ही था कि मुझे खास तौर पर तैनात किया गया है। तुम अपने हिस्से का काम कर चुके हो। तुम्हारा काम था डोगरा का पता लगाने में मेरी मदद करना, जिसे कि तुम बहुत खूबसूरती से अंजाम दे चुके हो। तुम अकेले सब संभाल लोगे? हाँ, मुझे इन कामों का बहुत तजुर्बा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि सुलेमान साहब ने मुझे ऐसा कोई काम सौंपा है। माजरा क्या है? मिसेस पिंटो व्याकुल भाव से बोली। तुम फिर बीच में बोली, विमल खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला। वो फिर सहमकर चुप हो गई। ठीक है फिर, विमल घोरपड़े से बोला। ठीक है, घोरपड़े बोला, मैं यहीं इसके सिरहाने बैठता हूँ।
असल काम को अंजाम देने में अड़ंगे आ सकते हैं, इसलिए मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आज ये काम कर ज़रूर डालूंगा। फिर भी अगर दिन चढ़े तक मैं यहाँ वापस ना लौटूं और मेरा फ़ोन ना आए तो समझ लेना उल्टे मेरा काम हो गया है। ऐसा हो सकता है? हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। रोज़ी का क्या होगा? रोज़ी फ़िलहाल मेरे साथ जा रही है। ओह, घोरपड़े के चेहरे पर मायूसी आ गई। बेवकूफ़ मत बनो, विमल तनिक हंसता हुआ बोला। इस वक्त तुम इस औरत को संभालोगे या अपना इनाम हासिल करोगे? ये दोनों काम कहीं एक साथ होने वाले हैं? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम खातिर जमा रखो, वो तुम्हारा इनाम है, तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारी उम्मीद से पहले तुम्हें मिलेगा। ठीक है। घोरपड़े को मिसेस पिंटो के सिरहाने बैठा छोड़कर विमल वहाँ से विदा हो गया। नीलम बंगले से थोड़ी दूर टैक्सी में बैठी थी। वो बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। क्या बात है? वो रुआंसे स्वर में बोली। जहाँ जाते हो बैठ ही जाते हो। सॉरी, विमल टैक्सी में सवार होता हुआ बोला। मजबूरी थी। डोगरा का पता लगा? हाँ। घोरपड़े कहाँ रह गया? विमल ने उसे सारी बात बताई। कोई घपला तो नहीं हो जाएगा? कैसा घपला? घोरपड़े की तरफ से या मिसेस पिंटो की तरफ से या दोनों की तरफ से? उम्मीद तो नहीं, फिर भी कुछ हो जाए तो मर्जी वाहेगुरु की। नीलम खामोश रही। वे मैरीन ड्राइव पहुंचे। रास्ते में उन्होंने फिर अपने नवविवाहित जोड़ा लगने वाले कपड़े पहन लिए थे। उन्होंने टैक्सी एक स्थान पर छुपा दी, एक और टैक्सी पकड़ी और होटल नटराज पहुंचे। तब तक आधी रात हो चुकी थी। वहां उन्होंने स्वयं को प्लेन का ट्रांजिट पैसेंजर बताया, जिन्होंने अगले रोज फिर प्लेन पकड़ना था और इसलिए वो अपना भारी सामान एयरपोर्ट ही छोड़ आए थे। रिसेप्शन के पीछे लगे इंडेक्स में विमल को 412 में कोई कार्ड लगाना दिखाई दिया। क्या डोगरा वहाँ नहीं था? क्या मिसेस पिंटो ने धोखा दिया था? उनसे कमरे की चॉइस पूछी गई तो उन्होंने चौथी मंजिल पर कमरा मांगा। उन्हें बताया गया कि उस मंजिल पर केवल स्वीट थे। उन्हें 412 की मांग की तो बताया गया कि वो उपलब्ध नहीं था। विमल को तनिक तसल्ली हुई। फिर 413 उन्हें मिल गया। दोनों वहाँ पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। विमल अपने स्वीट का और उस फ्लोर का मुआयना करता रहा और चुपचाप डोगरा के फ्लैट में पहुंचने की कोई तरकीब सोचता रहा। एक ही तरीका उसे सूझा कि वो इमारत के बाहर मुश्किल से 1 फुट चौड़े प्रोजेक्शन पर उतर जाता और उस पर चलता हुआ बगल के स्वीट की बालकनी तक पहुंचता। उसने वही तरीका अपनाया। उसने चेहरे पर सरदार वाले मेकअप का अंग दाढ़ी मूछ लगा ली और सिर पर पगड़ी बांध ली। नंगे पांव वो प्रोजेक्शन पर उतर गया। नीचे इतनी रात गए भी सड़क पर भरपूर ट्रैफिक चल रहा था। नीलम सांस रोके मन ही मन भगवान से उसकी मंगल कामना करती हुई उसे प्रोजेक्शन पर इंच इंच आगे सरकता देखती रही। कोई 10 मिनट बाद विमल उसे बगल की बालकनी फांदता दिखाई दिया तो उसकी जान में जान आई। विमल ने बालकनी के शीशे के दरवाजे से भीतर झांकने की कोशिश की तो पाया कि शीशों के आगे भारी पर्दे पड़े हुए थे, जिनकी वजह से भीतर झांक पाना असंभव था। भीतर हल्की नीली रोशनी जलती होने के आभास उसे मिल रहा था, लेकिन भीतर से किसी प्रकार की रंच मात्र भी आहट उस तक नहीं पहुंच रही थी। उसने निशब्द दरवाजे के पल्लों को हिलाया डुलाया। बालकनी का दरवाज़ा भीतर से बड़ी मजबूती से बंद था। वो सोचने लगा। फिर उसे बालकनी से थोड़ा और आगे एक खिड़की खुली दिखाई दी। क्या वो खिड़की उसी स्वीट से संबंध हो सकती थी? देखना होगा। वो बालकनी के पहले सिरे पर पहुंचा। नीलम ने उसे फिर प्रोजेक्शन पर उतरते देखा। उसकी फिर सांस सूखने लगी। फिर इंच इंच सरकता बड़ी मेहनत से विमल उस खिड़की तक पहुंचा। वो खिड़की क्या थी? एक तरह से रोशनदान था, जो इतना ऊंचा था कि विमल अपने पंजों पर उचक के उसके भीतर झांक पाया। भीतर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि वो बाथरूम था। बाथरूम की खिड़कियाँ ही यूं ऊंची होती थी और उसमें रोशनदान लगती थी। उसने खिड़की के पल्लों को धक्का दिया तो दोनों भीतर की तरफ खुल गए। एक पल्ला हल्की सी खट की आवाज़ के साथ पीछे दीवार में कहीं टकराया। विमल स्तब्ध खड़ा रहा, लेकिन जब उस आवाज़ की प्रतिक्रिया स्वरूप भीतर से कोई आवाज़ न हुई तो वो समझ गया कि वो खट की आवाज़ भीतर सुनी नहीं जा सकी थी। सुनी नहीं जा सकती थी, ये आवाज़ सुनने के लिए भीतर कोई मौजूद ही नहीं था। वो खिड़की की दहलीज के सहारे लटक गया और फिर ऊपर को उचका। बड़ी कठिनाई से वो खिड़की तक पहुंच पाया। कितनी देर वो खिड़की पर ही बैठा भीतर की आहट लेने की कोशिश करता रहा। कहीं कोई आहट न थी। भीतर उतरने से पहले उसने एक बार नीचे सड़क पर झांका। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर उसके परखच्चे उड़ सकते थे। वो खिड़की के सहारे भीतर की तरफ लटक गया और फिर निशब्द नीचे फर्श पर कूद गया। कुछ देर जहाँ उसके पाँव पड़े वो वहीं बुत-बना खड़ा आहट लेता रहा। खामोशी, कहीं कोई आहट नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं। वो दबे पाँव आगे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पैरों से वो नंगा था, इसलिए उसके कदमों की आहट कतई नहीं हो रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने उसके हैंडल को थामा और इंच इंच करके उसे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उसे बेडरूम के विशाल पलंग पर किसी की मौजूदगी का आभास मिला। उसने रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले ली और दरवाजे को पूरा खोलकर बेडरूम के नीम अंधेरे में कदम रखा।
पलंग पर से एक साया बिजली की फुर्ती से समीप ही पड़ी एक कुर्सी की तरफ झपटा। नीम अंधेरे में भी विमल ने उस साये को साफ पहचाना। वो ज्ञान प्रकाश डोगरा था। उसका हाथ ड्रेसिंग गाउन पर पड़ा। ड्रेसिंग गाउन की जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर भी पड़ा, लेकिन उसकी हड़बड़ी में रिवॉल्वर की नाल जेब में कहीं उलझ गई और जब उसने रिवॉल्वर को जेब से बाहर खींचा तो जेब भी और साथ में सारा गाउन भी खिंचता चला गया। विमल चंद ही कदमों में पलंग के समीप पहुंच गया। उसके पाँव की एक भरपूर ठोकर डोगरा के रिवॉल्वर के साथ उलझे हाथ पर पड़ी। रिवॉल्वर पर से डोगरा का हाथ हट गया और रिवॉल्वर गाउन समेत धप से कालीन बिछे फर्श पर जाकर गिरा। डोगरा का आधा शरीर पलंग पर था और आधा पलंग से बाहर लटका हुआ था। विमल के हाथ में रिवॉल्वर देखकर वो वैसी ही हास्यास्पद स्थिति में फ्रीज हो गया। बत्ती जलाओ, विमल ने आदेश दिया। डोगरा के शरीर में कोई हरकत न हुई। यानी कि मेरी शक्ल ठीक से देखे बिना जहन्नुम रसीद होना चाहते हो? विमल ने रिवॉल्वर उसकी तरफ तानी। ठीक है, जलाता हूँ, वो आतंकित स्वर में बोला। जलाता हूँ। उसने तेज रोशनी से संबंधित बेड स्विच ऑन किया। संध्या ने अपना शरीर ढक लिया। वो बड़े सहज भाव से विमल की तरफ देख रही थी। वो शांतिलाल की सहेली की तरह आतंकित नहीं थी। शायद वो सोच रही थी कि जो कुछ हो रहा था उससे उसका कोई मतलब नहीं था। ज़रूर वो पक्की प्रोफेशनल थी। विमल को उसका वो रवैया पसंद आया। वो लड़की सिल्विया की तरह उसे धोखा नहीं देने वाली थी। वो अपनी ज़ुबान बंद रख सकती थी। एक फालतू खून करना उसके लिए ज़रूरी नहीं था। अपने विमल कहर भरे स्वर में बोला, पुराने खिदमतकार को पहचाना डोगरा साहब? सुहल, डोगरा होंठों में बुदबुदाया। सुहल। विमल ने एक झापड़ डोगरा के चेहरे पर रसीद किया। उस झापड़ का काम डोगरा को चोट पहुंचाना नहीं, उसे अपमानित करना था। ये उसके लिए डूब मरने का मुकाम था कि वो बखिया की बादशाहत का एक इतना बड़ा ओहदेदार एक छोकरी के सामने एक मामूली आदमी से थप्पड़ खा रहा था। उस थप्पड़ ने न केवल डोगरा को अपमानित किया, उसका रहा सा मनोबल भी तोड़ दिया। डोगरा साहब तो, विमल लड़की से बोला, यहाँ से स्ट्रेचर पर और आगे मुर्दा गाड़ी पर जाएंगे। तुम कैसे विदा होना चाहती हो? ऐसे ही या चलकर? चलकर, वो सहज भाव से बोली। तो उठकर कपड़े पहनो और चलकर दिखाओ। वो बड़े निर्विकार भाव से पलंग से नीचे उतरी। वो अपने कपड़ों के पास पहुंची और जल्दी जल्दी लेकिन बड़े सलीके से एक एक कपड़ा अपने जिस्म पर उसकी मुनासिब जगह पहुंचाने लगी। 2 मिनट में उसने कपड़े पहन लिए और 2 मिनट में उसने गुजारे लायक बाल भी संवार लिए और चेहरे पर बिखरी हुई लिपस्टिक के निशानों को भी साफ कर लिया। डोगरा, उसे तैयार देखकर विमल डोगरा से संबोधित हुआ। ये यहाँ से पुलिस के पास जाए? नहीं, डोगरा के गले से फटे बांस जैसी आवाज़ निकली। या तुम्हारे किसी और हिमायती के पास? नहीं नहीं। सुना साहब ने क्या कहा? सुना, लड़की बोली। साहब के मुंह से अच्छी तरह से सुन लो, विमल बोला। उसने डोगरा की मोटी तोंद में रिवॉल्वर की नाल चुभोई। किसी से बात नहीं करनी, डोगरा तुरंत यूं बोला जैसे कोई घिसा हुआ रिकॉर्ड चल रहा हो। यहाँ के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तुम्हारा लिफाफा उधर मेज पर पड़ा है, उसे उठाओ और सीधी कर जाओ। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। उसने मेज पर से 100 के नोटों से भरा लिफाफा उठाकर अपने पर्स में रखा और बिना उन दोनों पर दोबारा दृष्टिपात किए वहाँ से विदा हो गई। विमल ने फर्श पर गिरा डोगरा का गाउन उठाया। उसका वजन ही बता रहा था कि उसमें रिवॉल्वर थी। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और गाउन पलंग पर फेंक दिया। वो दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। लड़की दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं कर गई थी। यही इस बात का पर्याप्त प्रमाण था उसका अपनी ज़ुबान खोलने का कोई इरादा नहीं था। उसने दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया और वापस डोगरा के पास लौटा। तब तक वो पलंग से निकल आया था और उसने अपने नंगे जिस्म को गाउन से ढक लिया था। अपना माल कहाँ रखते हो? विमल बोला। डोगरा ने एक और पड़ी अपनी पतलून की तरफ इशारा कर दिया। विमल ने पतलून उठाई और उसमें से डोगरा का पर्स बरामद किया। पर्स में केवल 500 रुपये थे। बस, वो पर्स को डोगरा के मुंह पर मारता हुआ बोला। यही औकात है तुम्हारी? डोगरा खामोश रहा। उसने जोर से थूक निकली। मुझे अपना 50,000 रुपया चाहिए। मुझे अपना वो रुपया चाहिए जिसे तुम डकार गए थे, लेकिन जिसे गबन करने के इल्ज़ाम में मैं जेल गया था। बोलो, क्या किया था तुमने उस रुपए का? डोगरा ने डरते डरते उसे बता दिया कि उसने रुपए का क्या किया था। ओह, विमल बोला, तो तुमने एक तीर से 2 शिकार किए थे। कंपनी को रकम वापस लौटाकर तुम अपने बाप काले पहाड़ के प्रकोप से भी बच गए और मुझे जेल भिजवाकर तुमने मेरी बीवी भी हत्या ली। कितने होशियार हो तुम, शुरू से ही कितने होशियार हो तुम। उस रोज़ अगर तुमने मेरे फ्लैट में पीछे से मुझ पर आक्रमण न कर दिया होता तो शायद मैंने अपनी बीवी का खून कर डाला होता, तो शायद बाद में मैंने तुम्हारा भी खून कर डाला होता। लेकिन तुमने अपनी एक चालाकी से अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लिया। तुमने एक तीर से 2 कहा, कई शिकार किए। कितने ज़्यादा होशियार हो तुम। डोगरा ने फिर जोर से थूक निकली। तो मेरा रुपया तुमने कंपनी को सौंप दिया है, तो अब अपनी रकम मुझे तुम्हारे बाप बखिया से वसूल करनी होगी। सोहल, डोगरा डरते डरते बोला। अगर रुपए की बात है तो मैं बस जितना चाहो तुम्हें दे सकता हूँ,
कल सुबह मैं तुम्हारे लिए अब कोई और सुबह नहीं होने वाली। सोहल, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। क्यों नहीं? और फिर उसी माल से मेरी माँ जी उठेगी। उसी माल से मुझे मेरी बेगैरत बीवी पतिव्रता बनकर मुझे फिर हासिल हो जाएगी। उसी माल से मुझे सरकार के घर से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी। उसी माल से मैं फिर सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल नाम का तनख्वाह कमाने वाला सफ़ेद पोश बाबू बन जाऊंगा। उसी माल से मेरी तिनका तिनका हो चुकी ज़िंदगी की नोक पलक फिर संवर जाएगी। वही माल मुझे ये भी बुला देगा कि मेरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करने वाले शख्स का नाम ज्ञान प्रकाश डोगरा है और मैंने उस हरामजादे का खून पी जाना है। आखिरी शब्द कहते कहते विमल के चेहरे पर ऐसे हिंसक भाव आ गए कि डोगरा के प्राण कांप गए। मुझे माफ़ कर दो, वो गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं बहुत जलील आदमी हूँ। क्यों मेरे नापाक खून से अपने हाथ रंगते हो? मुझे माफ़ कर दो सोहल, माफ़ कर दो। एकाएक डोगरा विमल के पैरों में गिर पड़ा। विमल ने बड़े नफरतपूर्ण ढंग से पाँव की ठोकर मारकर उसे धकेल दिया। अपने किसी भगवान को मानते हो? विमल उसकी तरफ उसी की रिवॉल्वर तानता हुआ धीरे से बोला। उसे याद कर लो। नहीं, आतंक से उसकी आंखें फट पड़ी। नहीं सोहल, गोली मत चलाना, मुझे ना मारना, मुझे। विमल ने फायर कर दिया। एक ही गोली ने डोगरा का भेजा उड़ा दिया। विमल ने साफ साफ उसकी आंखों से जीवन ज्योति बुझती देखी। वो वहीं धप से कालीन बिछे फर्श पर ढेर हो गया। उसका भेजा सारे कालीन पर बिखरा पड़ा था और खून से कालीन का लाल रंग और लाल होता जा रहा था। उसने संतुष्ट से भरी निगाह डोगरा पर डाली और फिर अपनी रिवॉल्वर उसकी लाश पर ही फेंक दी। उसने अपनी पगड़ी, 50 और दाढ़ी मूछ भी अपने चेहरे से उतार कर रिवॉल्वर के पीछे लाश पर उछाल दी। उसने जोर से लाश पर थूका। उसका इंतकाम पूरा हो गया था। एक पति के तौर पर जिस जिल्लत और रुसवाई का शिकार उसे होना पड़ा था, कम से कम उसका बदला उसने ले लिया था। उसके साथ दगाबाजी करने वाली उसकी बीवी और उस पर जुल्म ढाने वाला उसका यार, दोनों जहन्नुम रसीद हो चुके थे। लेकिन वो अपनी तमाम दुश्वारियों के बाद भी सलामत था। मौत का निशाना तक बन चुकने के बावजूद सलामत था। शायद यही ऊपर वाले का इंसाफ है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, वो होठों में बुदबुदाया। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पावे। फिर दोबारा डोगरा की लाश पर निगाह डाले बिना वो वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, हार जीत नॉवल होती है यहाँ पर समाप्त। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।